बात उन दिनों का है जब तकनीक आज के जमाने के अनुसार उस समय इतनी विकसित नहीं थी। मेरे गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर बतासापुर नामक गांव में रहने वाला एक मंगरू नामक गडेरिया चरवाहे की ये कहानी है। चरवाहे के पास लगभग 100 भर भेड़ बकरियां थी, जिसे वो प्रतिदिन जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। बतासापुर के चारों ओर कालों का जंगल था। कालों के जंगल में सबसे ज्यादा वृक्ष तार और खजूर के थे। कालों के जंगल के दो छोर पर काली पहाड़ी विराजमान थी, जिस पर लोग दिन में भी जाने से डरा करते थे। जंगल के बीचों बीच एक बरसाती नदी बहती थी, जिसे उस क्षेत्र के लोग काली नदी के नाम से बुलाया करते थे। मंगरू अपने गांव का सबसे बड़ा भेड़ बकरियों वाला चरवाहों में गिना जाता था। एक दो ही ऐसे चरवाहे होंगे उस गांव में जिसके पास 100 से अधिक भेड़ बकरियां होगी। मंगरू के घर में एक वृद्ध मां, भाभी और बड़ा भाई रत्न था। रत्न दिन भर खेतों में काम करता, नहीं तो जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता, और उसकी पत्नी लाजो उन लकड़ियों को शहर में ले जाकर बेच आती। घर में आवश्यकता की सारी वस्तुएं थीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लाजो थोड़ी सी गुस्सैल प्रवृत्ति के होने के कारण छोटी छोटी गलती पर भी मंगरू पर गुस्सा करने लगती थीं। ऐसे रत्न अपना छोटा भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी क्या करता, लाजो के गुस्सा के सामने वो भी बेचारा बन जाया करता था। सुबह दिन चढ़ते ही रत्न कुछ खा पीकर तथा साथ में कुछ चर चबेना लेकर गांव के अन्य दूसरे चरवाहों के साथ भेड़ बकरियां को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर जंगल में ही अपनी भेड़ बकरियों को चराता, काली नदी की तलहटी में गड्ढा खोदता, और उस खोदे गए गड्ढे में जो पानी जमा होती, उसी पानी को वो स्वयं भी पीता और अपनी मवेशियों को भी पिलाता, और देर शाम तक वो वापस घर लौट आता। यह काम मंगरू को एक दिन का नहीं था, वो प्रतिदिन यही काम किया करता था। एक दिन की बात है, बड़ा भाई रत्न बाजार गया तो बाजार से आते वक्त मंगरू के लिए एक पुरानी मुरली खरीद लाया। मुरली जितना देखने में उम्दा थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी आवाज सुरीली थी। अब मंगरू को एक नया साथी मिल गया था। जब भी मंगरू जंगल में जाता या अकेले रहता तो वो अपनी मुरली को साथ में जरूर रखता। बहुत कम दिनों की रियाज में मंगरू अच्छी तरह से मुरली बजा लिया करता था। उसकी मुरली की सुरीली आवाज से पूरा के पूरा कालों का जंगल गुंजायमान हो उठता था। उसकी मुरली में कुछ ऐसा जादू था कि उसके बजते ही भेड़ बकरियां चरना भूल जाती थीं। अब तो मंगरू किसी भी चरवाहे से कोई विशेष मतलब नहीं रखता। अकेला ही जंगल में दूर दूर तक चला जाता अपने मवेशियों के साथ, और किसी वृक्ष की मोटी टहनी पर बैठकर अपनी मुरली बजाना शुरू कर देता। मुरली की आवाज से जंगल में रहने वाले हिंसक जानवर भी भाग जाया करते थे। लेकिन मंगरू एक बात से अनजान था कि इस सुनसान जंगल में मुरली बजाने का कुछ दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। काली नदी के दूसरे किनारे पर एक शमशान भी कभी हुआ करता था, जो अब नहीं है। इस कालों के जंगल में एक जमाने में आदिवासी लोग भी रहा करते थे, जो यहां पर अन्य गांवों के बसने से पूर्व ही जंगल छोड़कर चले गए थे। ये आदिवासी क्यों चले गए थे यहां से, इस बात को जंगल के चारों ओर बसने वाली बस्तियों में से कोई नहीं जानता। बस ये कहा जाता है कि एक रात मूसलाधार बारिश हुई थी। अंधेरी काली रातों में बारिश इतनी जबरदस्त थी कि मानो ऐसे लग रहा था कोई कई नदी का मुंह आसमान में से जंगल की ओर एक साथ खोल दिया हो। इतना ही नहीं, काली पहाड़ी पर उस रात कई बार बिजली भी गिरी थी, वो भी एक ही स्थान पर। ऐसे अमूमन माना जाता है कि बिजली कभी लगातार एक ही स्थान पर नहीं गिरती, परंतु उस काली भयावह रात्रि में मूसलाधार बारिश होने के समय में ऐसा ही हुआ था। इन सब बातों से अनजान मंगरू बीच दोपहर में एक बटवृक्ष के नीचे बैठकर बड़े ही आराम से मुरली बजाए जा रहा था। गांव के अन्य चरवाहे कुछ ही दूरी पर चर चबेना या सत्तू इत्यादि जो भी अपने साथ लाए थे, उसे खाकर आराम कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। सारी की सारी भेड़ बकरियां बटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गई थीं और बैठे बैठे आराम से मुरली की धून सुनती जा रही थीं।
तथा पागुर भी किए जा रही थीं। तभी दूर कटीलें झाड़ियों में कुछ हलचल सी होने लगीं। बट वृक्ष के पत्ते खड़खड़ाने लगे। सनसनाती हुई हवा तेज गति से चलने लगी। आसमान में देखते ही देखते काले काले बादल मंडराने लगे। लेकिन कोई भी चरवाहा उठने का नाम नहीं ले रहा था और मंगरू भी अपने धुन में मुरली बजाए जा रहा था। कुछ ही मिनटों में बादल घनघोर हो गए। जंगल में अंधेरा छा गया। बिजली कड़कड़ाने शुरू हो गई। भेड़ बकरियां डर के मारे मेमे करती हुई शोरगुल किए जा रही थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि मंगरू की मुरली की आवाज से वो सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों के अंदर कटीलें झाड़ियों के बीच में से दो लाल लाल आंखें मंगरू की ओर देखा। कुछ सेकंड तक लगातार वो दो लाल आंखें चुपचाप मंगरू की ओर देखे जा रहा था, लेकिन मंगरू तो बेसुध अपनी ही मुरली बजाने में खोया हुआ था। उसे क्या पता कि कोई है मेरे इर्द गिर्द जो मुझे देख रहा है। बादल के गर्जन, बिजली की कड़क और मुरली की आवाज के बीच मवेशियों के मेनमे ने अजीब सी डर पैदा कर दी थी। उस कालों के जंगल में फिर भी चरवाहे आराम से सोने में लगे हुए थे, जैसे कि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा हो। अगर कोई जाग रहा था उस समय तो वह था मंगरू, लेकिन वो तो अपने ही मुरली बजाने में इस तरह खो गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि यहां पर क्या हो रहा है। तभी वो दो लाल लाल आंखें जो मंगरू को कई मिनटों से लगातार देखे जा रहा था, कंटीले झाड़ियों के बीच से अधेड़े में बाहर निकल आई। हे भगवान! ये तो भयानक शरीर वाला कोई खूंखार भेड़िया थीं, जो धीरे धीरे दबे पांव मवेशियों की तरफ बढ़ते चली आ रही थीं। उसके शरीर सामान्य भेड़िया से कहीं अधिक बड़ा था। जबड़ा कठोर था और पंजे भी अधिक मजबूत दिखाई दे रही थी। लेकिन ये क्या, मवेशियों से मात्र कुछ ही दूरी पर आकर वो खूंखार सी दिखने वाली भेड़िया ठहर सा गया था। वो भेड़ बकरियां पर आक्रमण नहीं कर रहा था, चुपचाप मंगरू को देखे जा रहा था। और मंगरू अपनी मुरली की धून को और तेज कर दिया था। बहुत ही सुरीली धून तेजी से कालों के जंगल में फैलती चली जा रही थी। तभी वो भयानक दिखाई देने वाली भेड़िया अपना मुंह आसमान की ओर करते हुए हुआ की आवाज में भयंकर गर्जना की, तथा भयंकर गर्जना करते ही आसमान में जो भयानक काले बादल घिर आए थे वह हट गए। हवाएं भी शांत हो गईं। अब धीरे धीरे करके चरवाहे जागने लगे थे। मंगरू की मुरली की आवाज भी धीमी पड़ गई थी। भेड़ बकरियां भी शांति से चुपचाप खड़े थे। कुछ ही मिनटों में सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। वो भयानक सी दिखने वाली भेड़िया गायब हो गई थी, लेकिन वहां पर एक मिट्टी मिट्टी सी सुगंध हवा में जरूर फैल गई थी। मंगरू बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मुरली को अपने होठों से हटाकर चारों ओर बड़ी ही कौतूहल भरी नजरों से देखे जा रहा था, जैसे कि वो कोई दूसरी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आया हो। सारे चरवाहे पुनः अपने मवेशियों को लेकर आगे चराने के लिए तैयारी कर रहे थे। मंगरू भी वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन वो उस बटवृक्ष के नीचे से उठ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसको बार बार हाथ पकड़कर बैठाए जा रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ा हुआ। अपने मवेशियों को उसने पश्चिम दिशा की ओर हाँक ले चला। मंगरू कुछ ही कदम चला होगा अपने अन्य साथी चरवाहों के साथ। उसे आभास हुआ कोई मेरे साथ चल रही है, और उसके चलने से उसकी पैर की पायल की आवाज झन्न झन्न करती हुई हवा में तरंग पैदा कर रही है। परंतु जब वो इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। इसलिए मंगरू मुस्कुराते हुए सोचा, हो सकता है ये कोई भ्रम है मेरा। लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था। जैसे ही वो कुछ और दूरी तय किया ही था तो उसे लगा कि कोई उसके गालों को छूकर निकल गया। भला कौन निकल गया मेरे गालों को छूकर? एक सिहरन सा मंगरू के शरीर में पैदा हुआ। वह भौचक्का सा इधर उधर देखा।
सच में कोई नहीं था। बस सामने लताओं को हिलाती डुलाती हवा तेजी से बह रही थी। मंगरू मुस्कुराते हुए सोचने लगा, लगता है कि मैं कोई भ्रम का शिकार हो गया हूं। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी भ्रमित हो जाया करता है। लेकिन मैं तो इस जंगल में बचपन से आ रहा हूं। इस जंगल को मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। लेकिन आज जो मुझको अनुभूति हो रही है, वो पहले कभी नहीं होती थी। अपने भेद बकरियों के लिए हुए दूसरे गडेरिया चरवाहे के साथ मंगरू भी काली नदी के किनारे पहुंचा, जहां हरी हरी घास के साथ सात नदी की तलहटी में खोदे गए गड्ढे में से पानी की व्यवस्था भी करनी थी मवेशियों के लिए। रामू काका, जरा मवेशियों पर ध्यान देना, मैं नदी की ओर जा रहा हूं। मंगरू ऊंची आवाज में 60 साल का एक वृद्ध गड़हरिये को बोला, ताकि वो काली नदी की तलहटी में जाकर गड्ढा खोद सके और मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सके। हां, जा, मैं हूं ना, रामू काका ऊंची आवाज में बोल पड़े। और इतना बोलने के बाद वह काली नदी के तट से होते हुए तलहटी में उतरने लगा। जब मंगरू काली नदी के तलहटी में उतरते जा रहा था, तब मंगरू से कुछ ही दूरी पर काली नदी की तलहटी में एक लड़की चली जा रही थी, उस दिशा में जिधर काली पहाड़ी थी। मंगरू को जाती हुई लड़की को सिर्फ पीछे से काले काले हवा में लहराते हुए लंबी लंबी बाल ही दिखाई दे रहा था। वो लड़की काली पहाड़ी की तरफ नदी के रेत में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। आखिर इस ब्याबान में अकेली ये लड़की यहां कैसे आ गई? क्या ये कोई रास्ता तो नहीं भटक गई है? या फिर हो सकता कोई चरवाहीन होगी जो नदी के तलहटी में पानी पीने आई होगी। खैर, जाने दो, जो भी है उससे मुझे क्या लेना देना। इतना सोचते हुए मंगरू नदी की तलहटी में उतर गया। नदी की तलहटी में रेत ही रेत पड़ा था। कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर भी थे, जो बरसात के मौसम में नदी की पानी की तेज धार में बहकर चला आया था। मंगरू नदी में पड़ा हुआ एक चट्टान की ओर बढ़ चला। चट्टान के पास ही एक बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढा में पानी भी दिखाई दे रही थी। जब मंगरू चट्टान के सामने पहुंचा तो उसे होश उड़ गए। उस बड़ा सा गड्ढा में पानी तो था, लेकिन पानी में एक लाश औंधे मुंह तैर रही थी। लाश की स्थिति इतनी भयावह थी कि मंगरू के मुंह से चीख निकल गई और वो उल्टे पांव वहां से भाग चला। वह बदहवास भागा जा रहा था, लेकिन नदी के रेत में पांव साथ ही नहीं दे रहा था। किसी प्रकार गिरते पड़ते मंगरू वह पहुंचा जहां उसके गांव के अन्य गड़हरिये मवेशियों के साथ चरवाही कर रहे थे। डर के मारे मंगरू के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वह कांपता हुआ बोले जा रहा था। उसका शरीर में कंपन भी हो रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सारे चरवाहे अपने अपने मवेशियों को छोड़कर मंगरू की तरफ भागे। क्या हुआ? क्या हुआ? नथु, सोमर, लगंट इत्यादि चरवाहों ने एक साथ बोलना शुरू किया, लेकिन मंगरू के मुंह से सही से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। बहुत कोशिश करने के उपरांत वहां उस जगह पे नदी की तलहटी में एक लाश है। मंगरू डरते डरते बोल पड़ा, अबे पहले शांत हो जा। नथु ने मंगरू को शांत करते हुए बोला। तब सोमर बोला, चल दिखा तो जरा, ऐसे कैसे हो सकती है लाश? किसकी लाश है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मंगरू जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मंगरू की हालत डर के मारे खराब थी। अबे चल तो सही, लाश से क्या डरना? नथु ने अपनी लाठी को सीधा करते हुए जोर से बोला। उसी दौरान रामू काका भी वहां पहुंच गए और आते ही ऊंची आवाज में मंगरू से बोल पड़े, क्या हुआ? पानी का गड्ढा जल्दी खोद आया। तो रामू की इस बात पर सोमर कुछ ऐंठते हुए बोला, अबे बहरे, सुनता कम है तो कम से कम बोला तो कम कर। क्या बोला? मैं तेरे बाप दादा की उम्र का हूं, मुझे सब समझ में आता है। पता नहीं आज के लौंडों को क्या हो गया है। रामू काका कुछ और आगे बोल पाते उससे पूर्व वहां पर खड़ा लंगट बहुत ही प्यार से रामू काका के कानों के पास जाकर बोला, नदी में एक लाश है काका। क्या? हां काका,
मैंने अभी अभी देखा है। मंगरू ने सहमते हुए बोला। तो तू कुछ किया तो नहीं ना बेटा? वहां पर कोई लंबी बालों वाली स्त्री भी कहीं इर्द गिर्द दिखाई तो नहीं न दिया है? क्या दिखाई तो दी है, जो नदी में उतरने से पहले ही वो नदी की रेत पर काली पहाड़ी की ओर धीरे धीरे चलती जा रही थी। मंगरू पुनः डरते हुए बोल पड़ा। ये क्या बोला? जरा जोर से बोल। रामू काका ने अपने कानों पर दायां हाथ रखते हुए लंगट से उच्ची आवाज में बोल पड़े। तब लंगट ने मंगरू के द्वारा बोले गए बातों को दोहरा दिया। अरे बाप रे, चल यहां से कोई नहीं नदी में जाएगा। और हां, कल से अब भेड़ बकरियां अपने गांव के ही आसपास चरा करेंगे। निकलो यहां से सभी लोग, जल्दी से जल्दी। रामू काका के द्वारा बोले गए इस बात से वहां पर चरवाही करने गए जितने भी लौंग थे वो डरने लगे। रामू काका सभी चरवाहों में सबसे ज्यादा उम्र के थे। वो बचपन से ही अपने बाप दादा के साथ इस कालों के जंगल में भेड़ बकरियां के साथ चला आया करते थे। का हुआ काका? मंगरू ने बोला। आखिर बात क्या है काका? मंगरू के बाद सोमर ने जिज्ञासा में आकर रामू काका से बोल पड़ा। हां, बताओ ना काका। सभी ने जब एक साथ बोला तब रामू काका ने बताया। बहुत डर लगेगा, लेकिन जब जानना चाहते हो तो सुनो। वो एक आत्मा है, पुनः वापस लौटकर चली आई है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है बाबू लोग। वो एक श्रापित और प्यासी हुई आत्मा है। मेरी बातों पर पहले भी किसी को विश्वास नहीं होता था और आज भी किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं उस आत्मा को अपनी जवानी में एक बार देख चुका हूं। ये आई को मतलब की को सही सत्य का महासंपा कहा? मंगरू डर के मारे सहमते हुए पूछा। बात उस समय की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अक्सर इस जंगल में आया जाया करता था। उसी आने जाने के दौरान इस काली नदी की तलहटी में एक दिन मछली पकड़ने को सोचा। उस समय नदी के किनारे किनारे पानी की एक धार बहा करती थी, सो मैंने उस पानी में धोती घुटकर उतार गया। लगभग आधे घड़ी तक मछली पकड़ते रहा। ढेर सारी मछलियां मैंने पकड़कर ऊपर नदी के रेत पर फेंकते जाता। जब मछली पकड़ते पकड़ते थक कर पानी से बाहर निकला तो देखा रेत पर एक भी मछली नहीं थी। मैं तो हैरान था कि आखिर ये मछलियां कहां चली गईं। जब मैंने इधर उधर नजर दौरान शुरू किया तो देखा एक लंबी बालों वाली एक लड़की नदी के रेत पर काली पहाड़ी की ओर चलते जा रही है। मुझे उस समय डर किसी भी चीज से नहीं लगता था, इसलिए उसके पीछे मैं दौड़ चला। लेकिन जब तक उसके पास पहुंचता वो लंबी बालों वाली लड़की गायब हो गई थी, और फिर जो हुआ वो खुद मुझे नहीं पता। क्या हुआ? मंगरू ने सवाल किया। मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। मैं नदी के एक गड्ढा में बेहोश पड़ा हुआ था। गांव के लोग बोलते थे कि जब मैं देर रात तक घर वापस नहीं लौटा तो वो लोग मुझे खोजते हुए एक दिन बाद दोपहर तक मेरे पास पहुंचे थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरा अंग अंग टूट रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे बहुत मारा पिटा है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।